हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पीएचडी सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारे लेक्चर्स, सारे सब्जेक्ट्स के बिल्कुल फ्री। जेई सीरीज का अगला टॉपिक है एटॉम्स। इस टॉपिक में या फिर इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझेंगे और साथ ही साथ एटॉमिक मॉडल्स जो किस तरह से आई है, कौन साइंटिस्ट पहले ले आए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं और ये सिमिलर ही है केमिस्ट्री के लिए, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़े हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं पहले एटॉमिक मॉडल जो कि दिया था सर जे थॉमसन ने। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट है जो पहली बार एटॉम की स्ट्रक्चर यानी कि एटॉम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि एटॉम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है जैसे कि एक प्लम पुडिंग वाला केक हो, ठीक है, या फिर जो पुडिंग है उसमें जो ये छोटे छोटे प्लम है इस तरह से, और इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल क्यों? क्योंकि अगर आप एक वाटरमेलन को बीच से काटोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि रेड जो एक सरफेस है या फिर रेड जो उसका मास है उसमें आप छोटे छोटे ब्लैक बीच आपको दिखने मिलेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह से कहा था कि ये जो पॉजिटिव स्फीयर है, एटम क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसके पूरी मैक्सिमम मास जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके बीच में छोटे छोटे ऐसे डॉट्स है, छोटे छोटे ये जो डॉट्स है ये आपको दिखा रहे कि ये इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है। ठीक है, ये था पहला थ्योरी एटॉम्स का। ओके, अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन, the structural similar to a plum pudding. Okay, imagine electrons as dry fruit in a positively charged sphere so that representing a पुडिंग। ओके, ड्राई फ्रूट जैसे पुडिंग में रहते, कुछ इस तरह से एनालॉजी उन्होंने दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड आए, राइट, बोर्स आए, इन्होंने जब ये मॉडल को देखा, या फिर रदरफोर्ड, इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, तो इन्होंने पाया कि नहीं, ये उनके जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस थे या फिर जो उनके जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, उस ऑब्जर्वेशन से ये मॉडल मैच नहीं करता है। ठीक है, अब इस मॉडल में लिमिटेशंस क्या है वो समझते। पहली बात ये कि देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कुछ हम नहीं सीखेंगे, राइट, एटलीस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हम बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कुछ नहीं सीखेंगे, हम थ्योरी इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो पहली बात क्या आई, देखो, फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आया जे थॉमसन ने दिया। उन्होंने क्या कहा कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें एम्बेडेड रहते। ठीक है, अब बाकी के साइंटिस्ट ने आके इनको नकारा कि ये आपकी थ्योरी है भैया, जे भैया, ये आपकी थ्योरी जो है वो गलत है। तो गलत कहाँ है? तो वो गलत यहाँ है। तो लिमिटेशंस जो आई सामने कि द मॉडल वाज मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द अदर्स, मतलब सबसे पहला फंडामेंटल था और बाकी के साइंटिस्ट ने कंसिडर नहीं किया क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस या फिर उनका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मैच नहीं करते थे। पहली बात, पहला लिमिटेशन आ रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम वाज नॉट मेंशन्ड। हम अभी क्या जानते हैं, एटम्स के अंदर जो बीच में वो एक न्यूक्लियस होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, राइट, आई मीन पॉजिटिवली चार्ज का मतलब उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते, ठीक है, और उसके साइड में या फिर उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि करेक्ट मॉडल ऑफ एटम ये है। ठीक है, तो पहली बात तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया था, जे थॉमसन ने कुछ बताया नहीं था कि न्यूक्लियस करके भी कोई चीज होती है। ओके, तो ये पहला लिमिटेशन आ गया। दूसरा लिमिटेशन क्या आता है कि इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन माइट बी हाउ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन might be contained by the positive charges. Okay, in the words, it couldn't account the atom stability को नहीं डिफाइन कर पाए।
ठीक है, स्टेबिलिटी को नहीं डिफाइन कर पाएंगे क्योंकि कैसे एक एटॉम इस तरह से स्टेबल हो सकता है। ओके, और एक लिमिटेशन, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है ये हम आगे समझेंगे, बट रदरफोर्ड ने कहा कि ये तो मेरे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल ही उल्टा है, राइट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है यार, या फिर रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट क्या है उसे अब जानते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। तो रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट है ना वो कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बीम या फिर अल्फा पार्टिकल सोर्स एक लिया गया, ठीक है, और उस अल्फा पार्टिकल सोर्स को एक गोल्ड फॉइल में एमिट किया गया, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल में लगते ये देखा गया ना कि पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी गई, तो यहां से ये पता चला कि जो ऑब्जर्वेशन था, रदरफोर्ड ने क्या सोचा था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली इसको पेनिट्रेट करके दूसरे साइड में आ जाएगी। तो वो तो हो रहा था, पेनिट्रेशन हो रहा था, बट उनके पाथ में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था, राइट, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होके जा रही थी, अपने पाथ से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे दिख रही थी। ओके, और कुछ ऐसी भी पार्टिकल्स थी जो कि कुछ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा रही थी, जिसमें से हम कह सकते हैं नोटिस दैट 1 in 20,000 पार्टिकल्स जो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही थी, राइट, मतलब जिस पाथ से जा रही उसी पाथ के अलोंग वापस भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गोल्ड फॉयल में जो भी एटम्स है उनके बीच में कुछ एक चीज है जो इसे वापस डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यही चीज है, यहां पे देखो इस इमेज में अच्छे से बताया गया है कि अगर एटम्स इस तरह से है, ये अल्फा पार्टिकल्स ग्रीन वाले जो है वो अल्फा पार्टिकल्स है, वो अगर इस तरह से आ रहे हैं तो ये बीच में कुछ एक चीज है जिससे टकरा के वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये सारे पार्टिकल्स का ऐसा नहीं हुआ। कुछ पार्टिकल्स आगे भी निकल गए, कुछ पार्टिकल्स मिनिमम डिफ्लेक्शन दिखाए, और कुछ में तो मैक्सिमम यानी कि वापस ही चले जा रहे, लाइक मैक्सिमम 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन देखा गया, ठीक है। तो ये थी अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इसके स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूं। दैट रदरफोर्ड शोड दैट द एटम वाज मेनली एम्प्टी स्पेसेस, राइट, मेनली एम्प्टी क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है वो दूसरी तरफ चले जा रहे थे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन में वो दिख रहे थे। ओके, नाउ empty space with a nucleus at the center. Now this nucleus is responsible for the deflection of the alpha particles, right, or the deflection which we have seen here. यही न्यूक्लियस है, मतलब कुछ तो चीज है जिससे टकरा के वो डिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो क्या है, उसका नाम दिया गया न्यूक्लियस में। Okay, so when alpha particles were fired towards the gold foil, Rutherford noticed that 1 in 20,000 particles underwent a change in direction of motion or of more than 90 degree, okay, and the rest 19,999 particles deviated from their trajectory by very small deflection. okay, तो ये थी अल्फा पार्टिकल की एक्सपेरिमेंट। अब इस पे बेस्ड जो रदरफोर्ड ने कुछ थ्योरी दी कि यानी कि कुछ उनके जो ऑब्जर्वेशन है या फिर उन्होंने जो पोस्टुलेट दिए उसको समझते। तो उन्होंने कहा कि द मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड इज एटम इज एम्प्टी, ये तो पहले कह दिया था, और क्या हो रही है, सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बॉम्बार्डेड ऑन द गोल्ड फॉयल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, राइट, एंड फ्यू पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या जे थॉमसन की जो मॉडल थी, यहां पे हमने देखा था जे थॉमसन की मॉडल थी, उन्होंने क्या कहा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको वो कैंसिल आउट कर रही थी, ठीक है, इसको वो कैंसिल आउट कर रही थी। दैट सम अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स एंड इट वाज अज्यूम्ड दैट पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज लिटिल स्पेस। मतलब समझ में आ रही है ना, यहां पे देखो गोल्ड फॉइल की अगर एटम की बात करूं, जे थॉमसन ने क्या कहा था कि यहां हर एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी पॉजिटिव चार्ज होती तो ये तो हर एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा था, राइट। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम स्पेस लेती है और वो सेंटर में रहती है,
ठीक है, सेंटर में रहती है। ओके, एंड इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सी? पॉजिटिव चार्ज है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कहा था। दूसरी और एक लिमिटेशन जो आई, जो और पोस्टुलेट दिया वो क्या था कि ऑल द पॉजिटिव चार्जेस इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज बहुत सारी हो सकती है लेकिन वो कंसंट्रेटेड है एक ही जगह पे, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके आजू बाजू में वो घूम रही है, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट्स थे कुछ रदरफोर्ड्स के, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हो। ओके, अब आती है इसमें भी कुछ लिमिटेशंस। वो लिमिटेशंस क्या थे देखते। ओके, सॉरी, लिमिटेशन से पहले हम इसके एटॉमिक मॉडल को देख लेते। तो ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया, अब एटॉमिक मॉडल को देखते हैं। एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। अभी तक हमें समझ में आ गया होगा कि पोस्टुलेट्स को अंडरस्टैंड करके या फिर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को देख के हमें एटॉमिक मॉडल एक दिमाग में बैठ गया कि एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि सेंटर में है, ठीक है, और उसके जो मैक्सिमम जो स्पेस है वो खाली है। इतना समझ में आया हमें, ठीक है। तो उसी हिसाब से एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया कि द पॉजिटिव चार्ज इज एट द सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड वेयर ऑल द एटॉम्स पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इट इज वेरी स्मॉल एंड राउंड, दैट इज 1 to 10 to the power 5 times less than the atom's radius, ठीक है, 10 to the power 5 times less than the atom's radius. All the mass of the atoms is concentrated at the center only. Okay, negatively charged particles surround the atom and revolve at a very high speed. मतलब इसके अकॉर्डिंग ये रही हमारी न्यूक्लियस और इसके अराउंड वेरी हाई स्पीड में रिवॉल्व करने वाली ये हमारा रहा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे हम कह रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। The positively charged particles are known as protons and negatively charged particles are known as electrons, held together by a powerful electrostatic force of attraction. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्हें बांध के रख रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? इन्हें बांध के रख रहा है। ओके, तो ये एक एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है। अब बात करते हैं इसके, ये एक इमेज है, देख लो, ये दो इमेज है कि किस तरह से हम इसे विजुअलाइज करते हैं, किस तरह से इसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। देखो, ये है बीच का हमारा न्यूक्लियस, उसके अराउंड ये जो पार्टिकल्स है ये घूम रही है, ये जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। इस तरह से वेरी हाई स्पीड से ये रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करते हैं, मतलब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ही थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। जैसे कि ये रही एक न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रहा एक अल्फा पार्टिकल। सपोज करते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल विथ वेलोसिटी v अल्फा और इसकी मास है सपोज m अल्फा, ठीक है, ये मूव कर रही है एक न्यूक्लियस की तरफ विद वेलोसिटी v अल्फा। अब क्या हो गया, हमें पता है कि अगर मैं इसके प्योर कोलिजन की बात करूं तो ये मैक्सिमम यहां तक जाएगी और फिर यहां से ये डिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, ठीक है। एक आइडियल केस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज द रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियस, जिसे हम लिख रहे हैं R0, ठीक है। ये न्यूक्लियस अगर मैं पूरे एटम, ये बहुत ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस हो गया, मैं थोड़ा सा इसे, ये रहा सपोज हमारा न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस की पूरी रेडियस है R0, ठीक है। तो मैक्सिमम मतलब ये R0 डिस्टेंस तक ही जा पाएगी। R0 डिस्टेंस के यहां पे लगने के बाद ये वापस डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना हो पाएगा, दैट इज R0 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये डिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो इस केस में हमने क्या कंसीडर किया है कि वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल को v अल्फा और अल्फा पार्टिकल की जो मास है उसे हमने कंसीडर किया है m अल्फा। अब देखो, जब ये कोलिजन टाइप का केस हम कंसीडर कर सकते, तो यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे। देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो वो क्या है, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर,
जिसे हम ke अल्फा भी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और पोटेंशियल इनिशियली क्या है, 0 है। कुछ पोटेंशियल है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये मूव कर रही है तभी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ये 0 है। जब ये r0 डिस्टेंस पे पहुंच जाएगी, जब ये r0 डिस्टेंस पे पहुंच जाएगी तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है इन दोनों के बीच का, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कितनी है, r0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स तो हम इसी तरह से लिखते हैं। न्यूक्लियस को कंसीडर किया पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल की कुछ चार्ज हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई r0। अब देखो बाई एनर्जी कंजर्वेशन, हम लिख सकते हैं जो टोटल एनर्जी है, यानी कि टोटल एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनली। ठीक है, इसका मतलब U प्लस के पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, अब आपको यहां से समझ में आ रहा है कि इनिशियल में क्या था, के अल्फा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r0। ठीक है, ये हमें काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन मिल गया। अब ये यहां से हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं पुट करूं यहां पे, सॉरी इसको इस तरफ ही पुट करते हैं, इसको मैं अगर पुट करूं दैट इज 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r0। ठीक है, तो यहां से मैं 2 विल कैंसिल आउट और यहां पे 2 बच गया, तो यहां से मैं m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r0 ये हो गई। अब चाहे तो मुझे अगर अल्फा पार्टिकल की मास पता है तो मैं अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को निकाल सकता हूं, अगर वेलोसिटी पता है तो मैं इसकी मास को निकाल सकता हूं। ठीक है, कुछ एक मैं कर सकता हूं, यहां से मुझे अल्फा पार्टिकल के बारे में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कि r0 जो है, जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मुझे अल्फा पार्टिकल की मास और वेलोसिटी पता हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, मूविंग ऑन, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये जो रदरफोर्ड मॉडल है ये फेल कहां हुआ, इतना सही तो जा रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छी थी, बट ये फेल कहां पे हुआ, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के मतलब रदरफोर्ड मॉडल हमारा क्या कहता था, रदरफोर्ड मॉडल कह रहा था कि पॉजिटिव चार्ज एक न्यूक्लियस है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है विद अ हाई स्पीड। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कहा नहीं गया था, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल मूव करे राउंड यानी कि कोई सर्कुलर पाथ में मूव करे तो वो क्या करेगी, एनर्जी एमिट करेगी। ठीक है, मूविंग चार्ज विल एमिट एनर्जी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर न्यूक्लियस हमारा सेंटर में है और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, ठीक है, और ये एनर्जी एमिट करते जाएगी तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगी, तो इसकी पाथ जो है वो ऐसे ऐसे छोटे होके ये जाके न्यूक्लियस में
गिर जाएगी, मतलब एटम खत्म। तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ पुख्ता सबूत या फिर जिसे कहते हैं कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली थी। ओके, अ चार्ज पार्टिकल ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ वुड कॉन्स्टेंटली लूज एनर्जी एंड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। दिस इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम. This makes the atom unstable. Okay, the Rutherford model could not answer the problem of atomic mass since it only theoretized the existence of protons in the nucleus. एटॉमिक मास के बारे में कोई नॉलेज, कोई उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला कि एटॉमिक मास क्या रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि हाँ, मास जो है एक एटम की वो मैक्सिमम जो है वो सेंटर में ही कंसंट्रेटेड है। Okay, it was unable to explain the electronic structure of the atom, no idea of position and energy, ये भी हमें नहीं मिलता है, और it could not explain the discontinuous spectrum. ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में ये बात हो रही है, ये कैसे पता चला? क्योंकि इसके बाद भी एक एटॉमिक मॉडल आया है जिससे वजह से हम ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल जो है वो फेल होता है। ठीक है, तो एक इमेज आप देख लो कि इस तरह से हम इसे कंसीडर करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, तो ये एनर्जी क्या है, हर पॉइंट पे एमिट करेगी, हर पॉइंट पे एमिट करेगी, तो इसकी पार्ट धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और वो एक टाइम आएगा जब न्यूक्लियस में गिर जाएगी। बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहां पे रदरफोर्ड मॉडल जो है वो फेल होता है। और इसके काउंटर में जो एक अच्छा मॉडल या फिर इससे सुपीरियर मॉडल जो एक आता है वो रहता है बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए या फिर कुछ स्टेटमेंट्स दिए कि किस तरह से वो एक एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, या फिर एटॉम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, रिवॉल्व तो कर रही है एटॉम, रदरफोर्ड ने जैसा कहा कि रिवॉल्व कर रही है, लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एनर्जी एमिट करके वो गिर क्यों नहीं जा रही है। तब बोर आए और बोर ने कहा कि ये रिवॉल्व तो कर रही है बट फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, जिसे हम ऑर्बिट या फिर शेल कहते हैं और एनर्जी लेवल कहते हैं, और उस एक शेल में उसके एनर्जी जो है वो फिक्स है। ठीक है, देखो आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। दिस ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। अब देखो, एवरी सर्कुलर ऑर्बिट विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, मतलब एक शेल में एनर्जी जो है वो फिक्स है। ठीक है, इसलिए एनर्जी लूज नहीं हो रहा है। ओके, वे टर्म्ड एज ऑर्बिटल शेल्स। The electrons will not radiate energy as long as they continued to revolve around the nucleus in their fixed orbital shell. मतलब क्या है, न्यूक्लियस तो है, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रही है। बोर ने ये कहा कि जब तक वो अपने पाथ पे है, अपने ऑर्बिटल में है, राइट, या फिर अपने स्टेशनरी ऑर्बिटल में है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल में है, तब तक वो अपनी कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगी। जब तक वो अपने, तुम्हें ये पाथ दिया गया है इलेक्ट्रॉन को, तुम्हें इसी पाथ में दौड़ना है, तो जब तक तुम इस पाथ में दौड़ रहे हो तब तक तुम में से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस कब होगा, अगर तुम अपने पाथ से निकल के किसी और के पाथ में जाना चाहे तब तुम्हारी एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, इसको भी समझेंगे। ओके, the different energy levels are denoted by integers such as n1, n2, n3 and so on, और इसे हम कहते हैं क्या, क्वांटम नंबर्स। ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, ये जो सेल्स है, इसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर से हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसे हम कहते हैं क्या, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और इस एनर्जी लेवल्स को भी कुछ नाम दिया गया है, उसे भी समझ लेते हैं कि द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड इन टू वेज सच एज 1 2 3 4 भी हम कर सकते हैं, या फिर KLMN शेल्स जैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा कि ये जो KLMN शेल्स है, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये केमिस्ट्री में अर्पित सर ने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, तो उस डिटेल में नहीं जाते क्योंकि पूरा तो थ्योरी है। द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और इससे ऊपर वाले जो स्टेट्स है उन्हें हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट्स। ठीक है,
लोएस्ट एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है लेकिन उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें कम है, उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। ओके, अगला पोस्टुलेट क्या कहता है? द चेंज इन एनर्जी ऑकर्स ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। ठीक है, चाहे तो 1 2 3 4 नाम से आप डिफाइन करो या फिर KLMN से आप डिफाइन कर सकते हो एनर्जी लेवल्स को। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में, अगर इसे बाहर से कुछ एनर्जी मिलती है या फिर कुछ एक एक्सटर्नल कुछ ऐसी चीज होती है, इफेक्ट होती है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन मजबूर होती है कि अपना शेल छोड़ के दूसरे के शेल में आए, तभी एनर्जी रिलीज होगी। दैट इज, और वो एनर्जी कितनी होगी? चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू। हमने डुअल नेचर में ये पढ़ा था कि ये जो एच न्यू एनर्जी है वो एक फोटोन की एनर्जी है। क्या है वो? एक फोटोन की एनर्जी है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पाथ को छोड़ रही है, राइट, किसी और के पाथ को जा रही है, तो वो क्या करेगी? एक फोटोन के एनर्जी को के जितना वो एनर्जी रिलीज या फिर एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी। अब ये रिलीज या अब्सॉर्ब करेगी ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। In an atom, the electron move from lower to higher energy level by acquiring the required energy. मतलब अगर N2 में है और वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करके वो N3 में जा रही है, मतलब अपने हायर लेवल में जा रही है, तब क्या हो रहा है? वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। सिंपल सी बात है। देखो, आप ये रनिंग ट्रैक में दौड़ रहे हो, ब्लू वाले रनिंग ट्रैक में आप दौड़ रहे हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज करना। आप क्या करोगे? आपको यहां से कोई एक पुश मिलता है, पुश मतलब किसी ने आपको धक्का दिया, तो अब क्या किया आप कि आप अपने ट्रैक से जैसे तैसे हटके आप तीसरे नंबर ट्रैक पे दौड़ने लगे। ठीक है, लेकिन इस धक्के में आपको कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई, राइट, और उस एनर्जी के वजह से आप तीसरे वाले ट्रैक पे आ गए। अब सपोज करते हैं कि जैसे कि 2 वाले ट्रैक में आप दौड़ रहे हो और आपकी एनर्जी क्या है? लूज हो गई। सबको सपोज कि आपको पानी नहीं मिला टाइम पे, तो आप क्या कर रहे हो? एनर्जी आपकी लूज हो गई, थक गए, तो आप क्या बाहर की तरफ जाके लंबा दौड़ सकते हो? नहीं। तो आप क्या करोगे? मैं छोटा छोटा दौड़ लेता हूं। तो आप क्या करोगे? आप फर्स्ट वाले स्टेट में आ जाओगे। तो इस समय में आप क्या हुआ? आपने खुद से एनर्जी अपने आप लूज किया। एनर्जी जब आप अब्सॉर्ब कर रहे हो तो हायर स्टेट में जा रहे हो, एनर्जी लूज कर रहे हो तो लोअर स्टेट में जा रहे हो। समझ में आ रही बात? तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल में जा रही है फ्रॉम लोअर, तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज डेल्टा इक्वल्स टू एच न्यू ये अब्सॉर्ब कर रही है। एंड द रिक्वायर्ड, हाउएवर, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी इट मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। अच्छा, ये डेल्टा ई क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक है, डेल्टा आई माइनस डेल्टा एफ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके कंडीशंस? जो बोर्स की जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस और थोड़ा सा कंडीशंस इसके। जैसे कि एक अगर इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रही है और बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज में। ओके, अब देखो क्या हो रही है। अब देखो इसमें क्या चीज आ रही है कि ये जो रिवॉल्व भी कर रही है तो इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही है कुछ इस तरह से। mv²/r इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e into e, that is charge of electron, by r square। ठीक है, r क्या है? ये डिस्टेंस है, या फिर इसे a भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे इसे a भी लिखा जाता है। दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। ओके, अब देखो एटॉमिक रेडियस नहीं, या फिर इस शेल की रेडियस, इस शेल की डिस्टेंस। ओके, यहां पे इस इक्विलिब्रियम या फिर इस बैलेंस के कारण ही ये रिवॉल्यूशन पॉसिबल हो पा रहा है। यहां पे z क्या है? एटॉमिक
नंबर है। और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और कुछ कंडीशंस जैसे कि यहां पे न्यूक्लियस का जो मोशन है उसे हमने क्या किया है? नेग्लेक्ट कर रखा है। मतलब न्यूक्लियस भी घूम रही है बट उसकी मोशन इतनी स्लो है, उसे हमने नेग्लेक्ट कर रखा है। ठीक है, और क्या है कि इलेक्ट्रॉन की मूविंग मास को हमने माना है कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन की मूविंग मास को हमने कांस्टेंट मान रखा है। अच्छा, ठीक है, इसको हमने कांस्टेंट मान रखा है। देखो, फोटोन के केस में जब हम फोटोन पढ़ रहे थे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, तब हमने देखा था कि मूविंग मास भी हो रही है और रेस्ट मास भी हो रही है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो मूविंग मास है इसे हमने कांस्टेंट मान लिया है। ओके, आई होप ये कंडीशंस आपको समझ में आए होंगे। और एक थ्योरी आती है जिसे हम कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। बोर्स क्वांटाइजेशन रूल अब क्या कह रहा है? बोर्स क्वांटाइजेशन रूल ये कह रहा है कि जो स्टेशनरी स्टेट है या फिर स्टेशनरी एनर्जी लेवल, अच्छा ये है एक सपोज स्टेशनरी एनर्जी लेवल, ठीक है, ये बहुत सारे स्टेशनरी एनर्जी लेवल। स्टेशनरी एनर्जी लेवल किसे कहते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। तो इस स्टेशनरी एनर्जी स्टेट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होती है? L इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? mvr। तो ये होती है एंगुलर मोमेंटम। बोर्स क्वांटाइजेशन रूल ये कहता है कि जो अलग अलग स्टेशनरी स्टेट में एंगुलर मोमेंटम होगी दैट विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स h बाय 2 पाई, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर्स और इसे हम क्वांटम नंबर्स भी कह सकते हैं। n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इक्वल्स टू mvr लिख सकते हैं। ओके, यही कहता है क्या? बोर्स क्वांटाइजेशन रूल की जो अलग अलग शेल की एंगुलर मोमेंटम होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसकी? h बाई 2 पाई के। अच्छा, इस h बाई 2 पाई को कहीं कहीं पे h क्रॉस भी लिखा जाता है, h क्रॉस, ठीक है। h क्रॉस की वैल्यू क्या होगी? h डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, एनर्जी लेवल्स के बारे में समझ गए थे हम। तो चेंज इन एनर्जी जब हो रही है, जब एक शेल से दूसरे शेल में जा रही है तो कितनी हो रही है? अगर मैं इसकी मॉड्यूलस की बात करूं, मतलब जब मैं सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, दैट इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू h न्यू। ओके, ये हो जा रही है क्या? एनर्जी का चेंज जब एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल को चेंज कर रहा है, अपने एनर्जी लेवल को चेंज कर रहा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। अच्छा, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम, बोर की जो थ्योरी है वो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम तक सीमित है, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैं H एटम लिखूं तो ठीक है, अगर मैं हीलियम प्लस लिखूं, मतलब हीलियम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, उसके एटॉमिक नंबर 2 प्रोटॉन होते हैं, राइट, उससे हम एटॉमिक नंबर उसकी डिफाइन करते हैं। अगर वो इस तरह से एक आयन बन जाए दैट इज H प्लस आयन, मतलब इसमें से एक चला गया, ठीक है, तो फिर वो हाइड्रोजन एटम जैसा हो जाएगा। वैसे ही हाइड्रोजन हीलियम लिथियम अगर प्लस प्लस यानी कि 2 प्लस हो तो भी एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, राइट। ये जो लिथियम आयन है ये हाइड्रोजन लाइक एटम है। 2 चले गए, 3 थे, 2 चले गए तो 1 बचा, 1 तो हाइड्रोजन में भी है। इसी तरह से अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, B
प्लस 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 यानी कि 3 प्लस, तो ये भी एक हाइड्रोजन लाइक एटॉम बन जाएगा। ओके, तो इस तरह के एटॉम्स के लिए जो बोर्स की थ्योरी है वो बताते हैं क्या कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी है। अलग अलग फॉर्मूलाज है, अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो अलग अलग फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, जो रिलेशन होगी किसकी, रेडियस की, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल की, राइट अगर ऐसे ऑर्बिटल बढ़ता जाता है, जैसे कि यहां पे हमें अगर किसी एक एटॉम के ऑर्बिटल पता है कि कि इसके 3 ऑर्बिटल है या फिर इसके 4 ऑर्बिटल है, तो उसके हम रेडियस को निकाल सकते हैं, हर एक ऑर्बिटल की रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है ये, तो ये से हम लिखेंगे R1 फर्स्ट, इससे हम लिखेंगे R2 सेकेंड ऑर्बिटल, इससे हम लिखेंगे R3 थर्ड ऑर्बिटल एंड सो ऑन। अगर nth ऑर्बिटल की हमें रेडियस निकालनी पड़े तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग लाइक इसी पे बेस्ड बोर्स के कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो उसे हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहां पे देखो, तो पहला जो फॉर्मूला आता है दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, इसके लिए हम लिख सकते हैं Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m e टू द पावर 2 यानी कि e स्क्वायर z। z क्या है, हमेशा एटॉमिक नंबर। Rn क्या हो जाएगी, अगर देखो यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो कुछ इस तरह से आएगी, Rn इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर बाई z। ये हम कहां से निकाल सकते, देखो पिछले वाले अगर मैं इक्वेशन में बात करूं तो यहां पे हमने देखा था mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम r, अच्छा ये r जो है यहां पे भी आप r ही लिखो। ठीक है, यहां पे मैंने a लिख दिया था, यहां पे भी आप r ही लिख सकते हो, सॉरी यहां पे भी आप r ही लिख सकते हो क्योंकि ये r सेम है। ठीक है, ये r सेम है, अगर यहां पे भी a लिखे तो आप ये लिख सकते हो a। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। बाकी तो यहां से मैंने r की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूं ऑब्वियसली क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहां पे r की जो nth ऑर्बिटल है उसकी रेडियस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब n की वैल्यू 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल, उसकी रेडियस हम पुट कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंप्लीफिकेशन है जैसे कि h स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर मैं डाल दिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज पता है हमें, ये सारे कांस्टेंट्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरी वैल्यू कुछ आएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम में, एंड इट इज n स्क्वायर बाई z। तो मतलब हमें पता क्या चल रहा है कि Rn जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर बाई z से। ओके, इतना समझ में आया। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिटल, ठीक है, मूव जो कर रही है, जो हम कह रहे हैं हाई स्पीड से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, सेम एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी वाले से, दैट इज mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाई r स्क्वायर। वहां से हमने वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब nth ऑर्बिटल में वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज e स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट c। अच्छा, c से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट c इक्वल्स टू cz बाई n। अब ये जो टर्म है ये पूरी मेरी एक कांस्टेंट टर्म है और उसे हम कह रहे हैं क्या, अल्फा, जहां पे अल्फा की वैल्यू क्या है, e स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन नॉट c, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 1/137। ये जो कांस्टेंट है ये प्योर कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है, ml0 t0 इस तरह की ये कांस्टेंट है। ओके, यहां से हम क्या देख रहे हैं, जो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट्स है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, z बाई n के। ठीक है, z बाई n के। अच्छा, c भी तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते। अच्छा, यहां पे Rn आप देख रहे हैं, तो Rn की वैल्यूज को पुट करके ही ये इक्वेशन लाया गया है। ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि Rn यहां पे था तो इस इक्वेशन में क्या किया, Rn की वैल्यू ये होती है, इस वैल्यू को पुट करके हमने ये इक्वेशन डिराइव किया है। ओके, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम कुछ इस तरह से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर।
राइट। तो nth ऑर्बिटल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा n इक्वल्स टू Vn/Rn। अब v की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू पुट करो, तो यहां पे हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलता है या फिर फॉर्मूला इस तरह से मिल रहा है कि पाई m e टू द पावर 4 2 एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इनटू z स्क्वायर बाई n क्यूब। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ओमेगा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है z स्क्वायर बाई n क्यूब के। n क्या है? जो बताती है नंबर ऑफ शेल्स, z क्या है? एटॉमिक नंबर बताती है। इक्वेशंस ये सारे ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर आपको ये सब बुक में भी मिल जाएगा, या फिर जो हम पीपीटीज की आपको शेयर करेंगे नोट्स, वहां पे भी आप देख सकते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा पाई 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू पुट करो, 2 पाई से डिवाइड करो, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने क्या जाना कि ये भी z स्क्वायर बाई n क्यूब से प्रोपोर्शनल हो रही है। ओके, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 1 बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का रेसिप्रोकल, यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है? n क्यूब बाई z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही है ना बात कि किस तरह से हम एक सिर्फ वो इक्वेशन है दैट इज mv स्क्वायर बाई जो हम उसकी एक्चुअली स्टेबिलिटी का इक्वेशन है, उससे हमने ये सारे कुछ डिराइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बारी आती है काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट हमें पता है, वो आप पुट करो तो आप हमें ये मिल गया क्या? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाई r। ये तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखते हैं हम। तो उसकी वैल्यू कुछ आ रही है, देखो -z e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहां से हम क्या नोटिस कर रहे हैं? अच्छा, टोटल एनर्जी जब बताऊंगा तब मैं इसका रिलेशन बताता हूं आपको, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो कि एक z e स्क्वायर बाई 8 है, मतलब कुछ कांस्टेंट बाई 8 है, और एक कुछ कांस्टेंट बाई 4 है, ठीक है, लेकिन एक माइनस साइन के साथ। तो ऑब्वियसली ये इसकी हाफ ही है। सेम चीज हम टोटल एनर्जी के रिलेशन में देख सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? बाई 8। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये देखो, ये सारे कांस्टेंट जो है ये सेम है, ये जो सारे कांस्टेंट है ये सेम है। तो एक बाई 8 है, एक बाई 4 है, लेकिन नेगेटिव साइन है, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है जिससे काफी सारे क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं, दैट इज E इक्वल्स टू माइनस की। E क्या है? टोटल एनर्जी। किसके बराबर होती है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और वो एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है, दैट इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा, इससे आप चुटकियों में कोई भी इजी सा क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड सॉल्व कर सकते। तो एनर्जी की वैल्यू आ गई ये। अब इसमें मैं अगर R की वैल्यू पुट करूं, R की वैल्यू आपको पता थी, राइट, हमने निकाल रखा है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं R की वैल्यू पुट करूं तो वो मुझे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। देखो यहां पे E इक्वल्स टू m e टू द पावर 4 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये कब? जब हमने R की वैल्यू पुट कर दी, R n की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब हमें एनर्जी के बारे में क्या पता चल रहा है? ये कौन सी एनर्जी की बात चल रही है? टोटल एनर्जी की बात चल रही है। टोटल एनर्जी के बारे में हमें यह पता चल रहा है कि ये टोटल एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके? z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के, ठीक है। टोटल एनर्जी z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब हमने क्या किया? यहां पे इस कांस्टेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। तो ये तो हमने पहले भी किया था, तो उसकी वैल्यू कितनी आई? -13.6। और ये एनर्जी जो है वो आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये अलग अलग एनर्जी के फॉर्म्स लिखे हैं। ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, वैसे ही ये दूसरा एक फॉर्म आता है। देखो इस फॉर्म में हमने क्या किया? सेम इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में हमने CH से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ऊपर CH से और नीचे भी CH से। देखो यहां पे h स्क्वायर था, h क्यूब हो गया और एक C लगाया, तो हमें कुछ एक मिला क्या? ये कांस्टेंट मिल गया CH z स्क्वायर n स्क्वायर, और ये कुछ टर्म्स आया दैट इज -m
e⁴ 8h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c, और उस टर्म को हम क्या कह रहे हैं, r, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है ये, रिडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है, ये वाली जो पूरी टर्म है इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। ओके, अब देखो r भी कांस्टेंट है, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। ठीक है, और ये RCH जो है इसकी वैल्यू को हम इतनी लिख सकते हैं, दैट इज 2.17 इंटू 10⁻⁻18, विच इज अगेन सिमिलर और इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो RH मैंने लिखा है दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट है। ओके, अब देखो ये क्या, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। तो ये था एनर्जी से रिलेटेड हमारे एनर्जी के अलग अलग टर्म्स। ये भी एक टर्म हो गया, राइट, ये भी एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया। अच्छा, ये तो रिडबर्ग फॉर हाइड्रोजन की वैल्यू है, रिडबर्ग कांस्टेंट RH की वैल्यू इतनी हो रही है। ओके, समझ में आ गई बात कि किस तरह से हमने ये बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम से ये सारे डिराइव किए। अब थोड़ी सी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करते हैं ये एनर्जी लेवल्स के बारे में या फिर एनर्जी डायग्राम के बारे में। एनर्जी डायग्राम या फिर एनर्जी लेवल को हम इस तरह से समझते हैं कि एक वाई एक्सिस जैसा कंसीडर करते हैं, जहां पे हम लिखते हैं एनर्जी को, और ये एनर्जी की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जो सबसे लोएस्ट एनर्जी में होती है जो स्टेट, उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और उसके ऊपर के स्टेट्स को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट्स। ये भी आपने केमिस्ट्री में अच्छे से डिस्कस किया होगा। हम क्या जानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है तो वो नीचे स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट या फिर कोई भी स्टेट से ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट को वो जाएगी, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो वो अगर एनर्जी रिलीज कर रही है, एमिशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, दैट इज अपर स्टेट पॉपुलेटेड बाय कोलिजन ऑफ फ्लोरोसेंस स्टेटेड बाय अब्जॉर्प्शन। मतलब अगर एनर्जी रिलीज हो, सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी एमिट कर रही है, एनर्जी रिलीज हो रहा है तो वो ग्राउंड स्टेट में आएगी, तो वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी। इतना हमें समझ में आया। और ये जब ट्रांजिशन हो रहा है, राइट, ग्राउंड स्टेट से ऊपर के स्टेट को जा रही है, ऊपर के स्टेट से नीचे को स्टेट को आ रही है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, फोटोन का एमिशन देख सकते हैं, राइट। या फिर फोटोन मतलब क्या, लाइट, कुछ तरह के लाइट बता सकते हैं हम। फोटोन क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मूव करती है तो हम क्या कहते हैं, वो पैकेट्स में मूव करती है, एंड उस एक एनर्जी पैकेट को हम फोटोन नाम देते हैं। मतलब अगर फोटोन का एमिशन हो रहा है तो जरूर हमें लाइट दिखनी चाहिए। अब लाइट दिखेगी कितनी या फिर कब दिखेगी, ये हम थोड़ा डिटेल में इसके बाद समझते हैं। ओके, तो हमने क्या जाना कि जब भी एनर्जी लेवल्स चेंज हो रही है तो कुछ फोटोन्स रिलीज हो रही है, राइट। फोटोन्स मतलब कि रेडिएशन, राइट, कुछ एक रेडिएशन रिलीज हो रही है, चाहे वो हायर लेवल से लोअर लेवल में जाए या फिर लोअर लेवल से हायर लेवल में जाए। एनर्जी का क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ h न्यू इक्वल्स टू h न्यू। तो इसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अच्छा यहाँ पे f लिखा है, कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी को f लिख भी लिख सकते हैं हम, h न्यू भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो h न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये किसकी फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये सब वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला खेल है भाई। न्यू जो है वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। अब उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें तो हम किस तरह, डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं डेल्टा आई माइनस ई आई माइनस ई एफ इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, ये हम जानते हैं। और ये क्या होती है, माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब n जो हमने लिखा है यहां पे हमने n स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे हम, देखो एटम तो सेम है, मतलब किसी अगर सिंपल एटम की बात करें जहां पे z इक्वल्स टू की वैल्यू कुछ सेम होगी, चेंज क्या होगी, एनर्जी स्टेट चेंज होगी। इनिशियल मतलब n i माइनस n f स्क्वायर, यही तो चेंज आएगी, दैट इज
एच न्यू, एच एच विल कैंसिल आउट, हमारे हाथ में क्या बचा, दैट इज माइनस आर सी अच्छा माइनस को अगर मैं नेग्लेक्ट भी करता हूं अभी, क्योंकि एक अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, आर सी जेड स्क्वायर आर सी इंटू 1/ni² माइनस NF स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू। ये आ गई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन। हमने क्या किया यहाँ पे, नेग्लेक्ट किया किसको, नेगेटिव साइन को। हम बात कर रहे क्या इसमें, मैग्नीट्यूड की। तो ये कितनी आ जा रही, देखो न्यू इक्वल्स टू जेड स्क्वायर आर सी इंटू 1/ni² माइनस 1/nf स्क्वायर। और न्यू की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, c/लैम्डा। क्या वैल्यू होती है न्यू की, c/लैम्डा। सो c/लैम्डा इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर आर सी 1/ni यानी कि इनिशियल स्टेट माइनस 1/nf यानी कि फाइनल स्टेट। c विल कैंसिल आउट, तो वी विल सिंपली गेट 1/लैम्डा इक्वल्स टू जेड स्क्वायर आर 1/स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, अब Z क्या है, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन अगर है एटम, हाइड्रोजन एटम है अगर, सॉरी हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए Z इक्वल्स टू 1। हीलियम एटम है अगर, हाइड्रोजन लाइक एटम यानी कि हीलियम प्लस अगर ये एटम है तो इसके लिए एटॉमिक नंबर कितनी होगी, Z इक्वल्स टू 2। लिथियम Z इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन लाइक एटम की जो भी अगर एनर्जी लेवल्स का चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप कर रही है तो उसमें जो एनर्जी चेंज आएगी या फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन रिलीज होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो 1/लैम्डा है, इसे मैं क्या बताया था कि 1/लैम्डा को हम लिख सकते हैं एज न्यू बार विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेव नंबर। ये मैं डुअल नेचर में आपको बता चुका हूं, वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर समझ में आ गई कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि जब एनर्जी लेवल्स का, इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल को शिफ्ट हो रही है, तब उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो किस तरह से निकल रहे, उसकी सीरीज को हम स्टडी करेंगे। तो जब उसकी सीरीज को स्टडी किया नील बोर ने, तो उन्होंने पाया कि एक स्पेक्ट्रम जैसा फॉर्म हो रहा है, राइट। इट प्रोपोज्ड द थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हिच एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ अ स्पेक्ट्रम एंड व्हिच आल्सो लेड टू एन एंटायरली न्यू कांसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको बहुत डिटेल में हम यहाँ पे फिजिक्स में नहीं समझेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर देखो लाइमन सीरीज क्या है, जो कि एक अल्ट्रावायलेट रेंज की सीरीज है। अल्ट्रावायलेट रेंज की विजिबल रेंज में कौन सा आ रहा है, देखो बामर सीरीज जो है वो विजिबल रेंज में आ रही है। अच्छा, लाइमन सीरीज क्या है कि अगर ऊपर से हायर एनर्जी स्टेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी स्टेट यानी कि n इक्वल्स टू 1 में आ रही है, तो हम क्या देखेंगे, लाइमन सीरीज हम फॉलो कर सकते हैं। दैट इज द अल्ट्रावायलेट रेंज, मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसीज हो सकती है। और इसे, इस फ्रीक्वेंसी को या फिर इसकी वेवलेंथ को हम यहां से इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैंने इसके पहले ही आपको डिराइव करके दिखाया है। ओके ओके, ठीक है। अगर यही है कि अगर दूसरे एनर्जी स्टेट में आए, मतलब n इक्वल्स टू 2 में जब गिर रही है, या फिर n इक्वल्स टू 2 की में जब इसकी फाइनली कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आके या फिर जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके n इक्वल्स टू 2 वाले शेल में जंप कर रही है, तब हम देख सकते हैं क्या, बामर सीरीज। ये जो छोटे छोटे लाइन है ये क्या कहते हैं कि एक 3 से कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, इंफिनिटी से आ सकता है। ठीक है, तो ये एक सीरीज हम देख सकते। तो इस सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, विजिबल रेंज में होगी।
विजिबल रेंज, ये स्पेक्ट्रम हमें पता है, विजिबल रेंज हमारा कहाँ, यहां से यहां तक हमारा विजिबल रेंज होता है, ये हमें पता है। ओके, नाउ पार्शियल सीरीज, अगर n इक्वल्स टू 3 में वो इलेक्ट्रॉन गिर रही है, चाहे वो कोई भी एक्साइटेड स्टेट से आ रही है, n इक्वल्स टू 3 में गिर रही है, थर्ड वाले एनर्जी लेवल पे गिर रही है, तब हमें जो विजिबल तब हमें जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा या फिर जो रेडिएशंस देखने को मिलेगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नियरली इंफ्रारेड रीजन में होगी। ब्रैकेट यानी कि n इक्वल्स टू 4 में, तो उसे हम फार इंफ्रारेड रीजन कह सकते हैं, इंफ्रारेड से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की, पी फन भी या फिर इसे फन भी कहा जाता है। ये क्या हो जाती है, n इक्वल्स टू 5 में अगर कोई भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन गिर के n इक्वल्स टू 5 वाले स्टेट में आती है, तो ये फार इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी या फिर इसकी जो वेवलेंथ होगी ये इस रेंज में आएगी। ओके, तो इसकी टेबल को आप समझो थोड़ा, देखो यहां पे मैंने दे रखा है n इक्वल्स टू 1 में अगर आ रही है फ्रॉम दिस, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 में आ रही है, तो अराउंड 122 नैनोमीटर की इसकी वेवलेंथ होगी, ठीक है। और 3 से अगर 1 में आ रही है तो अराउंड 103 नैनोमीटर की इसकी वेवलेंथ होगी। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट से अलग अलग वेवलेंथ यानी कि अलग अलग रेडिएशन हमें देखने को मिलेगा। इसकी सीरीज को आप देखो कि लाइमन सीरीज जो अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी या फिर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम वाले रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉर्म करता है स्पेक्ट्रम के। बामर सीरीज जो है ओनली विजिबल रीजन में आता है। बामर सीरीज, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट के एग्जाम में कि बामर सीरीज कौन सी सीरीज ऐसी है या फिर कौन सी स्पेक्ट्रम में सीरीज है जो कि विजिबल रेंज में फॉर्म होती है, तो वो है बामर सीरीज। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये इक्वेशन की बात हम करते हैं कि यहां पे क्या है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो लाइमन सीरीज के लिए हम n1 क्या रखेंगे, दैट इज 1 स्क्वायर। ओके, n2 क्या रखेंगे, चाहे वो कहीं से भी आ सकती, तो n2 की जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। वैसे ही जब आ जाते हैं हम बामर सीरीज में जो कि n इक्वल्स टू 2 के लिए, तो पहले n1 की वैल्यू हम रखेंगे 2 की स्क्वायर। अब जो n2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 3 से, 1 से नहीं 3 से स्टार्ट होगी। तो समझ में आ रहा है आपको पैटर्न कि जो सीरीज है पार्शियल सीरीज है दैट इज फॉर n इक्वल्स टू 3, तो इसके में n2 की वैल्यू जो है वो 4 से स्टार्ट होगी। ओके, तो इस तरह से हम इस टेबल को हम देख सकते हैं। ओके, तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो एक, वैसे ये बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो ये हमने बात किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल कुछ एनर्जी से रिलेटेड ही है। रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एनी एलिमेंट्स इंक्लूड्स द फ्रीक्वेंसी दैट आर ईदर सम और द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 अदर लाइंस। मतलब क्या कि सपोज ये एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1, दिस इज n इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज n इक्वल्स टू 3। ओके, अब देखो क्या हो रही है कि यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ रही है तो 2 तरह से आ सकती है, या तो वो सीधा 3 से 1 तक आ सकती है, राइट, 3 से 1 तक, या फिर वो 3 से 2 आके 2 से 1 तक आ सकती, ठीक है। ये 2 तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, तो सपोज करते हैं अगर 3 से 1 तक आए तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 3.1 हो गई, ठीक है। इसकी एनर्जी रिलीज हुई h nu 3 से 1 तक। और अगर ये एक हो गया, क्या हो गई, जब 3 से लेके 1 तक आ रही है। अब अगर बात करें दूसरे केस में C के लिए, तो सॉरी B के लिए, तो क्या हो रही है 3 से 2 आ रही है, तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज हुआ दैट इज 3.2। ये कब, जब 3 से 2 में आ रही है। और क्या हो रहा है, एंड 2 से 1 में आ रही है तब h nu 2.1, ठीक है, दैट इज जब 2 से 1 को आ रही है। तो रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो एनर्जी होगी ये इन दोनों के सम के या फिर डिफरेंस के बराबर होगी। मैं कह रहा हूं सम क्यों, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आ रही तो ऐड करेंगे, नीचे से ऊपर जा रही है तो सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। तो अगर मैं रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल की बात करूं तो वो यही कहता है h nu 3.1 इक्वल्स टू h nu 3.2 प्लस h nu 2.1, ठीक है। तो इससे हम अगर h को कैंसिल आउट करते हैं तो हमें मिलेगा nu 3.1 इक्वल्स टू nu 3.2 प्लस
μ2 यही है रीड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। समझ में आ गई बात। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के में और समझते हैं एक्सरेज को। देखो ये जो टॉपिक है ये प्रॉपरली बेस्ड है जेईई एडवांस के लिए, मेंस के सिलेबस में आपकी नहीं है, नीट में तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आप ये सीरीज देख सकते हो। अगर नीट, सिर्फ नीट आपका एम है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, तो अब देखते हैं अब एक्सरेज के बारे में। एक्सरे क्या होती है? एक्सरे जिसे हम रोटेंजन रेडिएशन भी कह सकते हैं, इसका लाइक एक जर्मन साइंटिस्ट रोटेंजन ने 1895 ने डिस्कवर किया। ये कुछ एक्सरेज के बारे, ये बहुत ही हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी एनर्जी फ्रॉम 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसकी रेडिएशन की रेंज होती है। ओके, एनर्जी को हम जूल में भी लिख सकते हैं। नाउ एक्सरे, जैसे नॉर्मली हमको पता है एक्सरे क्या है, कभी हड्डी वड्डी टूटती है तो हम क्या करवाने जाते हैं? एक्सरे करवाने गए। क्या होती है एक्सरे में कि एक्सरेज जो होती है इतनी हाई एनर्जेटिक होती है कि ये पास कर जाती है, जो हमारे मसल्स है या फिर टिश्यूज है, टिश्यूज से ये पास कर जाती है। ये पास कर जा, अगर किसी से पास कर गई तो उसकी कोई इमेज नहीं बनेगी, राइट। और जिससे पास नहीं कर पाती, जो हमारे स्ट्रॉन्ग रीजन से जाके, दैट इज बोन, उससे पास नहीं कर पाती तो उसकी इमेज फॉर्म होती है एक प्लेट में, राइट। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी हड्डी कहाँ पे टूटी है, कहाँ पे नहीं टूटी है, राइट। तो इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया जाता है। मेटल के जब स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं या फिर किसी एटम की स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे, वहां पे हम एक्सरेज को यूज करते हैं। ओके, ये और हायर लेवल ऑफ फिजिक्स आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ओके, in 1904 रोटेंजन वाज अवॉर्डेड फॉर हिज ग्रेट वर्क इन दिस रिगार्ड, इसके लिए अवार्ड भी मिला था। अच्छा, एक्सरे इसको फॉर्म कैसे कर सकते? एक्सरे इतनी हाई एनर्जी वाली जो रेज है इसको कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका जो सबसे बेसिक मेथड है वो क्या है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द एंड सडनली डिसेलरेटेड। पहले तो एक्सेलरेट करो फिर सडनली डिसेलरेट करो बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ हैवी मेटल, ठीक है। और सच एज हैवी मेटल बोले तो सच एज टंगस्टन हो सकती है, जिसे एक एक्सरे ट्यूब में रखा जाता है। तो ये जो एक्सरे ये इलेक्ट्रॉन्स है वो धीरे धीरे अपने काइनेटिक एनर्जी को लूज करने लगती है एंड द लॉस ऑफ एनर्जी रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ एक्सरेज, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं एक्सरेज के बारे में। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में। अब एक्सरे स्पेक्ट्रा कहां से आ गई? देखो, स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम जब भी हम कहते हैं तब क्या होती है? स्पेक्ट्रम मतलब रेडिएशन के रेंजेस, जो रेडिएशन निकल रही है उसके रेंजेस। अब रेडिएशन कब निकल सकती है? पिछले ही केस में देखा कि या तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से या फिर एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप कर रही है, तो हम देख सकते थे क्या एनर्जी एक स्पेक्ट्रम या फिर एक रेडिएशन निकलती है। ओके, वैसे ही हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा था कि जब एक फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाती है। तो ये जो रेडिएशन है, ये जो फोटोन क्या है? किसी रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन में ही एक एक फोटोन्स है, तो ये रेडिएशन आके मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को टकरा रही है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रही है। इसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है, इसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है। तो कुछ इसी तरह से स्पेक्ट्रम भी हम देख सकते हैं एक्सरेज की, ठीक है। मैं थोड़ा सा और थ्योरी में जाता हूं। इन एक्सरे ट्यूब व्हेन स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ट्राई का टारगेट बोले तो किसी मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, दे पेनिट्रेट द टारगेट, दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी एंड कम्स टू रेस्ट इनसाइड द मेटल, ठीक है। कम्स टू रेस्ट इनसाइड द मेटल, मेटल में आई, टारगेट को पेनिट्रेट किया, मेटल को पेनिट्रेट किया। अब क्या होगी? जैसे पेनिट्रेट किया, इसकी एनर्जी क्या है? धीरे धीरे घटने लगी। अब क्या होगी? ये मेटल के अंदर ही रेस्ट करने लगी और इसकी यहां पे एक जगह वैकेंट कर दी। यहां पे अगर टकरा रही है, पेनिट्रेट हो रही है, तो जरूर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल के भाग रहा है, तो यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखो, द इलेक्ट्रॉन फाइनली बिफोर स्टॉप्ड मेक सेवरल कोलिजन्स विद द एटॉम्स। जरूरी नहीं कि एक ही एटॉम से, बहुत सारे एटॉम से ये कोलाइड कर सकती है, क्योंकि यहां पे एक्सरे है, राइट, एक्सरे है ये।
अब क्या हो रही है, विद द atoms in the target and each collision of one of the following type of x-rays may get formed। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है तो यहां पे क्या हो सकती है, स्पेक्ट्रम होगी, मतलब रेडिएशन निकल रहा है। तो ये जो रेडिएशन है ये वो या तो कंटिन्यूअस एक्सरे रेडिएशन हो सकती है या फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हम कह सकते हैं। अब ये कंटिन्यूअस या कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या अंतर है इसे समझते हैं। कंटिन्यूअस एक्सरेज, देखो यहां पे क्या हो रही है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से करीब से जा रही है, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब से जा रही है, तो ये क्या हो रही है, अपने पाथ से हल्का सा बेंड हो रही है, क्योंकि यहां पे इन्होंने अपने काइनेटिक एनर्जी को लूज किया। तो इस टाइम पे जो हम रेडिएशन देख सकते हैं that is called continuous X-ray spectra or continuous X-ray. So continuous X-ray are produced when an electrically charged particle of sufficient kinetic energy rapidly decelerates। जैसे ही न्यूक्लियस के प्रेजेंस में आई वो रैपिडली डिसिलरेट अपने आप अपने एनर्जी को लूज कर रही है और अपने वेलोसिटी को लूज कर रही है। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रिजल्ट फ्रॉम द रैपिड डिसिलरेशन ऑफ द like accelerated electron, okay, hitting the target since any decelerated charge emits energy। कोई भी डिसिलरेट चार्ज होगी तो वो एनर्जी को एमिट करेगी। ये कौन कहा था, पहली बार हम कहां पढ़े थे, जब रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर चल रहा था। जब रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर चल रहा था तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर चार्ज घूम रही है तो धीरे 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 वो अपनी एनर्जी को एमिट करेगी, राइट, एमिट करेगी। तो उसी तरह से यहां पे भी हो रहा है कि अगर चार्ज की वेलोसिटी या फिर धीरे धीरे घट रही है, दैट मींस डिसिलरेशन हो रहा है, तो ये एनर्जी का यहां से एमिशन होगा। एनर्जी का एमिशन इक्वल्स टू एच न्यू। एच न्यू मतलब हमें एक रेडिएशन मिल गया और इसे ही हम कह रहे हैं क्या, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस रेडिएशन ऑल्सो नोन एज व्हाइट रेडिएशन, क्योंकि हमें एक व्हाइट लाइट मिलती है। ओके, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की। देखो दो तरह की एक्सरे स्पेक्ट्रा हो सकती थी। हमने यहां पे क्या कहा कि कोलिजन पे डिपेंड करता है, सेवरल कोलिजन पे डिपेंड कर रहा है। न्यूक्लियस के बगल से जा रही है, न्यूक्लियस से कोलाइड होके जा रही है, तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अगर न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं हो रही है, किसी भी सेल के किसी एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो रही है, ठीक है, तो क्या होगी, एक हमें मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रा। क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन नॉक्स आउट एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द इनर लेवल्स। मतलब डायरेक्टली न्यूक्लियस में नहीं, शायद कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो कि के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दे बाहर, टकराए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई। ठीक है, वैकेंसी क्रिएट हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और यहां पे क्या हुआ, एनर्जी का रिलीज हुआ, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही बाहर जाएगी, तो हमें दिखने को क्या मिलेगा, रेडिएशन। उस रेडिएशन को हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लीव्स वैकेंसी व्हिच इज फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन फॉलिंग फ्रॉम हायर लेवल। एक जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको भरेगा कौन, हायर लेवल की एक इलेक्ट्रॉन आके भरेगी, उसको कौन भरेगा, फिर हायर लेवल की इलेक्ट्रॉन आके भरेगी, उसको कौन भरेगा, ऐसा इंफिनिटी तक चलते जाएगा। ठीक है, तो आप इस वाइस वर्सा से भी समझ सकते हो कि एक वैकेंसी क्रिएट हुई, उसके ऊपर वाला बोला अरे नीचे की जगह खाली है, मैं नीचे चला जाता हूं, फिर ऊपर वाला, उसके भी ऊपर वाला बोला अरे नीचे जगह खाली होगी, मैं नीचे चला जाता हूं। तो जैसे जैसे ये एनर्जी लेवल चेंज होंगे हमें क्या देखने को मिलेगा, रेडिएशन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होती है। अगर के शेल के इलेक्ट्रॉन को उड़ाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर पहले 2 से यहां पे आ रही है फर्स्ट लेवल में तो इसे हम कह रहे हैं के अल्फा, 3 से आ रही है के बीटा, 4 से आ रही है के गामा, एल शेल के इलेक्ट्रॉन को उड़ा रही है तो एल अल्फा एल बीटा एल गामा, सच दैट एम अल्फा एम बीटा एम गामा एंड सो ऑन। और यहाँ पे n2 n1 2 3 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ये सब आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम, ये सब आप केमिस्ट्री में अर्पित सर से ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, बात करते हैं लैम्डा की, के अल्फा, ये क्या हो सकता है। अच्छा, लैम्डा क्या होगा, HC बाई HC इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा होती है, हमें पता है, E इक्वल्स टू
एनर्जी जो निकल रही है दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होती है, हमें पता है। तो लैम्डा क्या हो जाएगी, एच सी बाई ई। ठीक है, अब ई में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ई में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या चेंज हो रहा है, एनर्जी का ही तो चेंज हो रहा है हर जगह। तो लैम्डा हम अगर लिखे तो हम लिख सकते एच सी बाई के अल्फा के लिए, अगर मैं लिखूं के अल्फा के लिए तो हम लिख सकते ई एल माइनस ई के। ठीक है, के अल्फा बोले तो के, सिर्फ अगर के अल्फा मतलब कि यहां पे अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को उड़ा रही है तो उसको भरने कौन आएगा, लाइमन सीरीज से एक आएगा, राइट, n इक्वल्स टू 2 से आएगा। तो हमने L माइनस के लिखा है, L मतलब एनर्जी एट लाइमन सीरीज एंड सो ऑन। ये आप दूसरे के लिए भी लिख सकते हैं। अगर के L लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ई एम माइनस ई एल। वैसे इसके लिए क्या लिखोगे, ई एन माइनस ई एम। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं लैम्डा की वैल्यूज को। ओके, अब अगर इसकी मैं इंटेंसिटी की बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज वो फ्रीक्वेंसी से किस तरह से वैरी करती है, तो इस तरह से वो इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को हम इस तरह से देख सकते हैं एक्स रेज के लिए। तो दैट विल बी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक सडन आप पीक देख सकते हो क्योंकि ये क्या है, सडन डिसिलरेशन में ये आप देख सकते हो। ओके, ये क्या है, एक्सरे की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की ग्राफ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूजलीज लॉ को। मूजलीज लॉ क्या कहता है, काफी इंटरेस्टिंग सा लॉ है मूजलीज लॉ। ये क्या कह रहा है कि इन द टिपिकल एक्सरे स्पेक्ट्रा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जनरेटिंग इट। मूजली ने क्या नोटिस किया, मूजली ने एक सिंपल सी ग्राफ ड्रॉ की, किसके बीच में, रूट, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और पोजीशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एटॉमिक नंबर, इसे हम एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ किया एक, तो इसने पाया कि हमें मिल रहा है एक स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, जिसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो उसके कारण वो, और यहां से मिल रहा है इसका मतलब mx माइनस सी वाली कोई कर्व है। ठीक है, mx माइनस सी वाली कर्व है। तो mx माइनस सी वाली कर्व, इससे, इस कर्व से ये इन्होंने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया, दैट इज डेल्टा न्यू इक्वल्स टू a इंटू जेड माइनस बी, a इंटू जेड माइनस बी। देखो y इक्वल्स टू mx माइनस सी के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्यों कह रहे, क्योंकि पहले इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिया कि एक्सरे स्पेक्ट्रम का न्यू स्क्वायर रूट ऑफ न्यू, और अगर मैं एटॉमिक नंबर के बीच का ग्राफ बनाऊं तो मुझे किस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ न्यू की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी जैसे जैसे ये हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे स्क्वायर रूट ऑफ न्यू जो है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, और यहाँ पे a जो है वो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, 4.97 इंटू 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज टू द पावर हाफ। b इक्वल्स टू 1, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ k अल्फा लाइंस। अगर b इक्वल्स टू 1 है तो वो k अल्फा के लिए है। ठीक है, z क्या है, एटॉमिक नंबर है। ओके, इस मूजलीज ग्राफ में वैसा कुछ है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, बस इसको आपको इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, इसकी अगर मैं दूसरे ग्राफ के, अगर के अल्फा के बीटा के लाइंस की बात कर रहा हूं कि न्यू रूट अंडर न्यू, और एटॉमिक नंबर में मैं बस के अल्फा के बीटा इस तरह के लाइंस की बात कर रहा हूं। के अल्फा के बीटा क्या थी, देखो अगर ये थर्ड से आ रही है 1 को तो के बीटा कह रहे थे, 4 से आ रही है 1 को तो के गामा कह रहे थे, राइट। तो इस तरह से अगर इस अलग अलग रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी, इसमें हर एक फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, दैट इज न्यू अल्फा, इसे हम कहेंगे न्यू बीटा, न्यू गामा। तो इस रूट अंडर न्यू अल्फा, न्यू बीटा, न्यू गामा की अगर प्लॉट करूं ग्राफ एटॉमिक नंबर से, तो मुझे कुछ इस तरह से वेरिएशन देखने को मिल रहा था। ओके, अगर मैं बात करता हूं के अल्फा लाइंस, एल अल्फा लाइंस, एम अल्फा लाइंस, मतलब बामर सीरीज, पाशन सीरीज एंड लाइमन सीरीज की, और इसके सारे के फर्स्ट
रेडिएशन वाले की, मतलब n इक्वल्स टू 1 में आ रही है कहां से, उसके जस्ट ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट से। L इक्वल्स टू 2 में आ रही है कहां से, उसके जस्ट ऊपर वाले स्टेट से। इन सारे अगर लाइक रेडिएशंस की अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो मुझे कुछ इस तरह से इसका ग्राफ मिल रहा है। सारे के ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद क्या हो, ये सिर्फ KLM की ग्राफ को ही दिखाया गया है। तो ये कुछ लाइक कंडीशंस था या फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो कि मूजली ने ड्रॉ किया। ये प्योरली एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है कि कुछ एक डाटा को लेके एक फॉर्मूला बनाया गया है। ओके, किसी एक्सपेरिमेंट से ये नहीं आया। समझ में आई बात। मूजली सीरीज में अगर A और B की कंफ्यूजन है तो उसको मैं इक्वेशन में मूजलीज लॉ में अगर A और B के बीच के कोई कंफ्यूजन है तो उसको मैं दूर करता हूं। तो देखो मूजलीज लॉ क्या कहता है कि रूट अंडर न्यू जो है वो किसके बराबर होगी, Z इंटू A इंटू Z माइनस B, ठीक है, ये होगी। जहां पे A की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, 4.97 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज टू द पावर हाफ। अब यहां पे जो B है, B की वैल्यू क्या है, 1 है। ये किसके लिए, अगर K अल्फा लाइन्स हो तब, ठीक है। अगर K अल्फा की जगह L अल्फा लाइन हो तो B की वैल्यू हो जाएगी 7.4। क्या हो जाएगी, 7.4। B की वैल्यू होती है 19.1 अगर M अल्फा लाइन्स हो तो, ठीक है। तो ये B की वैल्यूज वेरी। अच्छा, A की वैल्यू क्या होती है, A की वैल्यू होती है रूट अंडर 3RC/4, 3RC/4। यहीं से ये क्या है, R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और 3/4 की वैल्यूज, इन सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करके ही हमें A इक्वल्स टू 4.97 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज टू द पावर हाफ मिलता है। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे हमने खत्म किया है इस चैप्टर एटम्स को। इसके आगे हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ ही साथ मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको लर्नो हब के साथ बने रहना है, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।